बारे में आपको बता दिए। और जिसमें आपको बताया था कि जो अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन स्टेज। आई मीन अगर सपोज दैट कोई पर्सन इन्फेक्ट है सेलुलर टाइफी से, तो वो कितने टाइम उसका इंक्यूबेशन कितना टाइम अगर कितने देर के बाद है, कितने दिन के बाद, पर्टिकुलर टाइम मतलब उस इन्फेक्शन का या उस रिएक्शन का टाइम क्या होता है, वो आपको नोट करना है डिसीजेस में। तो एक टॉपिक है, नोट करिए, इंक्यूबेशन पीरियड। क्या टाइम पीरियड क्या होता है, या टाइम में भी हम नोट कर सकते हैं। ठीक, इंक्यूबेशन पीरियड आपके सिलेबस से इंक्यूबेशन है, नोटेड उसमें है कि इंक्यूबेशन स्टेज या पीरियड दोनों बात लिखी जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर सेलुलर टाइफी एंड सेलुलर पैरा टाइफी। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था OH-A-N-B, ये और ये सेलुलर टाइफी, और ये इसके लिए आपका सेलुलर पैरा टाइफी के लिए सही होगा। तो ओवरऑल टाइफी भी और पैरा टाइफी, ये तो हुआ आप लोगों का टॉपिक इंक्यूबेशन टाइम या इंक्यूबेशन स्टेज ऑफ सेलुलर टाइफी एंड सेलुलर पैरा टाइफी। सेलुलर पैरा टाइफी और सेलुलर टाइफी का इंक्यूबेशन टाइम, इंक्यूबेशन स्टेज क्या होता है, ये नोट कीजिए। द इंक्यूबेशन डिफर्स फॉर, दोनों का इंक्यूबेशन डिफरेंट है। द incubation differ for typhoid and paratyphoid fever. ओके, टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों फीवर में इंक्यूबेशन स्टेज या इंक्यूबेशन टाइम क्या होता है, डिफरेंट होता है। दो लाइन रहेगा इसमें, तो फर्स्ट नंबर रहेगा द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द incubation period for typhoid fever is usually 8 to 14 days। कितना, 8 से मतलब 8 to 14 days। But this depends on the infective dose and can vary from 3 days to 1 month। ठीक, द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफाइड फीवर इज यूजुअली अगर हम देखें इंक्यूबेशन कितना होता है, 8 to 14, यानी कोई पर्सन अगर इससे इन्फेक्ट हुआ सेलुलर टाइफी से, तो जो उसका इंक्यूबेशन टाइम आता है वो 8 से 14 डेज का होता है। बट ये किस पर डिपेंड करता है, इन्फेक्टिव डोज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड जो वेद रूप से ये कितने दिन हो सकता है, 3 to 1 month। मेनली अगर हम बात करें तो ये आता है इसका इंक्यूबेशन टाइमिंग, इंक्यूबेशन स्टेज, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 8 to 4 days। बट समथिंग इन द केस डोज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यानी इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग, तो 3 से 1 month तक भी हो सकता है। नेक्स्ट जो लाइन रहेगा द इंक्यूबेशन पीरियड
the incubation period for paratyphoid fever is usually 1 to 10 days. इनका इंक्यूबेशन पैराटाइफाइड के इंक्यूबेशन टाइमिंग है, पैराटाइफाइड फीवर के केस में इंक्यूबेशन टाइमिंग या इंक्यूबेशन स्टेज कितना हुआ 1 to 10 डेज। टाइफाइड के लिए 8 to 14, इसलिए 1 to 10। इन द सम केसेस इन्फेक्टिव डोज के अकॉर्डिंग ये 3 to 1 मंथ तक भी हो सकता है। तो ये तो था आप लोगों का इंक्यूबेशन टाइम या इंक्यूबेशन स्टेज ऑफ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर, या इंक्यूबेशन स्टेज फॉर सेलुलर टाइफी एंड सेलुलर पैराटाइफी। इन दोनों के इन्फेक्शन का टाइमिंग क्या होगा, इंजेक्ट हुए बॉडी में तो कितना टाइम लगता है, व्हाट इज द टाइम इनको इंक्यूबेट, कितने टाइम के बाद ये आपको इन्फेक्ट करते हैं। ये केसेस का एक 8 से 14 डेज, तो 8 to 14, और एक में था आप लोगों का 1 to 10 डेज की बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो आप लोगों का एक टॉपिक है कि अगर कोई पर्सन सपोज दैट सेलुलर टाइफी से इन्फेक्टेड है तो व्हाट इज द कॉज, उसको क्या हो सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग सिलेबस में आपको एक वर्ड पढ़ना है सेप्टिसेमिक स्टेज। कि सेप्टिसेमिक स्टेज क्या होता है, आई मीन जब टाइफाइड या सेलुलर टाइफी या सेलुलर पैराटाइफी बॉडी में एंट्री कर जाए और वो हमारे बॉडी में चारों तरफ, मतलब बॉडी में काफी इंटरनल, खास करके हमारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जब वो लोग डैमेज करते हैं, या हम ब्लड में पॉइजन की बात कर सकते हैं, पॉइजनस मतलब ब्लड में प्रॉब्लम्स की जब बातें आती हैं उस केस को हम लेते हैं सेप्टिसेमिक में। नोट कीजिएगा थोड़ा सा लाइन, इसमें 2-3 लाइन है जो सेप्टिसेमिक फीवर या सेप्टिसेमिक स्टेज क्या होता है। टॉपिक है आप लोगों का सेप्टिसेमिक स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर। सेप्टिसेमिक स्टेज फॉर टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के केस में सेप्टिसेमिक स्टेज क्या होता है, टाइफाइड फीवर में सेप्टिसेमिक स्टेज। ध्यान दीजिएगा, द टू मोस्ट कॉमन complication in untreated typhoid fever. Untreated टाइफाइड फीवर। अगर किसी कोई पर्सन है या कोई ह्यूमंस है इन्फेक्ट है टाइफाइड से या सेलुलर टाइफी से, और अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो यही है कॉम्प्लिकेशन इन अनट्रीटेड टाइफाइड फीवर। अगर टाइफाइड फीवर केस में उसको ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है ये नोट कीजिए। जो पहला कॉम्प्लिकेशन आता है फर्स्ट नंबर में इंटरनल ब्लीडिंग, ध्यान देना, इंटरनल ब्लीडिंग in the digestive, internal bleeding in the digestive system। जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या जनरेट होगा, इंटरनल ब्लीडिंग इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगा। ओके, क्योंकि ये क्रॉस कर जाएंगे किसको, जो स्टमक हो गया या डाइजेस्टिव सिस्टम जितने भी ऑर्गन्स है उनके सरफेस को क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं इंटरनल, और वेन्स वगैरह को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, एक तो ये केस आया। दूसरा कॉम्प्लिकेशन भी होता है इसमें कि स्प्लिटिंग, मतलब स्प्लिटिंग, जिसको परफोरेशन
section of digestive system, section of digestive system, RO ठीक है, which spread spreads the infection, spreads the infection to nearby tissue, infection nearby tissue. क्या मिला आपको? टाइफाइड फीवर के केस में सेप्टिसेमिक स्टेज का 2 केस मिलते हैं। अगर इसको ट्रीटमेंट ना किया गया, अनट्रीट यूजर रह गया, तो क्या हो सकता है? पहला इंटरनल ब्लीडिंग होगा, किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, या मे बी क्या होता है भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटरनल ब्लीडिंग, आई मीन ये बैक्टीरिया सेलुलर टाइफी ये क्या करते हैं? क्रॉस कर जाते हैं, या क्रॉस करते किसके सरफेस को? किसके सरफेस को? डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने से क्या कर सकते हैं? तो सिस्टम उनके सरफेस को क्रॉस करके इंटरनल पहुंचते हैं और वो क्या करते हैं? वेन्स को इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। दूसरा, ये इतना तेजी से स्पीड मतलब फैलते हैं, सेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेक्शन होते हैं, कितने पार्ट होते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, तो स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये इन सब में क्या होते हैं? तेजी से स्पीड फैलते हैं एंड अथवा बॉल्स में बीच स्पीड जो क्या करते हैं? इन्फेक्शन क्या करते हैं? वहां पर क्रॉस करके वहां पहुंचे, उसमें इन्फेक्शन को क्या करते हैं? स्प्रेड करके फैलाते हैं नियर बाय द टिश्यू, अपने नजदीक के टिश्यू होते हैं। आई मीन सपोज दैट स्टमक है, अगर यहाँ से क्रॉस किया, ये यहाँ इस स्टमक वाले एरिया से अगर बैक्टीरिया क्रॉस किया, तो इसके नजदीक जितने भी टिश्यू होते हैं, इन सभी टिश्यू में क्या करता है? ये इन्फेक्शन जनरेट करता है, ठीक। और जब इन्फेक्शन जनरेट हुआ तो यहाँ से क्या होता है? ब्लीडिंग भी होता है। तो ये था आप लोगों का सेप्टिसेमिक स्टेज की बात करते हैं। व्हेन द टाइफाइड या हम बोल सकते हैं सेलुलर टाइफी या सेलुलर पैराटाइफी बैक्टीरिया क्रॉस द आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वाल। अगर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जितने भी हैं उनके वाल को, आई मीन उनका जो सरफेस होता है उसको अगर क्रॉस कर जाए तो क्या करते हैं ये लोग? सेप्टिसेमिक स्टेज जनरेट करते हैं, जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। दूसरा, ये जो टिश्यू होते हैं जहां पे एंट्री है उसके आसपास जितने टिश्यू होते हैं उनको भी ये लोग क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं या डैमेज कर सकते हैं। ये तो था ओवरऑल आप लोगों का एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलर, जिसमें हमने आप लोगों को सेलुलर टाइफी में कॉन्सेप्ट बताया, वो एंटीजन, एच एंटीजन एंड कैरियर एंटीजन के बारे में। और जब ये एंटीजन्स बॉडी में इंजेक्ट होते हैं या बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, उस समय कौन सा केस होता है? टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर होता है, ये भी मैंने बताया। इस केस में मैंने आपको बताया कि इनका इंक्यूबेशन टाइम क्या होता है। तो सेलुलर टाइफी का भी मैंने इंक्यूबेशन टाइम बताया, सेलुलर पैराटाइफी का भी इंक्यूबेशन टाइम बता दिया। आगे मैंने बताया कि जब अगर मान लो सपोज कोई पर्सन इसको अनट्रीटेड रह जाता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, तो देन उस समय जो होता है सेप्टिसेमिक स्टेज आता है। इन दोनों सेप्टिसेमिक में 2 केस बनते थे, दोनों मैंने बताया। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, दूसरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं उन्हें क्रॉस करके क्या करता है? उनके आसपास के जितने भी टिश्यू होते हैं उनको इन्फेक्ट कर सकता है या उनको डैमेज कर सकता है। ये तो था ओवरऑल आप लोगों का एंटीजेनिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर्स में। ओके, एक इसमें वर्ड है टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर, ये आप लोग अपने से देखिएगा व्हाट इज द क्या होता है। कि जब आप लोग टेस्ट पढ़ेंगे लैब में तो आप लोग इस बारे में कुछ चीजें और पढ़ने मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।